माइकल फैराडे एक ऐसा नाम विज्ञान की शाखा में जो कभी भी हम भूल नहीं सकते। माइकल फैराडे ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए जो उनकी जिंदगी को विशेष बनाते हैं। सबसे खास बात कि जब हम इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन खोज के बाद पहला परमाणु के मॉडल की बात करते हैं, तो माइकल फैराडे एक ऐसा नाम आता है जिसने इस सब की नींव रखी। तो जानते हैं कि माइकल फैराडे ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ माइकल फैराडे के बारे में, तो माइकल फैराडे ने सन 1831 में सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात। वो इंडक्शन की बात करते हैं, प्रेरण की बात करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब उन्होंने पढ़ा, स्टडी किया, उसका अध्ययन किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद उन्हें कुछ परिणाम मिले और उस कुछ परिणामों को उन्होंने किस तरीके से व्यक्त किया। ये 1831 की बात हो रही है। 1831 में माइकल फैराडे ने क्या चीजें क्लियर की। तो माइकल फैराडे जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा सिंपल सी बात कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चुंबक के परिवर्तनशीलता की वजह से होता है कि चेंजिंग मैग्नेट कैन इंड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप कह सकते हो कि जब भी कोई परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होता है तो एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तनशीलता विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है। इसीलिए हम फैराडे के लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, फैराडे के लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स आपको पता है। कभी भी आप मोटर की स्टडी कर लें या जनरेटर की स्टडी कर लें, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक, तो फैराडे का बेसिक यही था 1931 में जो उन्होंने ढूंढा। अब इस बात का कंक्लूजन क्या निकला? इस बात का कंक्लूजन ये निकला कि जब उन्होंने ये अध्ययन विभिन्न विभिन्न स्थितियों में किया, तो उन्होंने एक कंक्लूजन माना कि जो आपका या हमारा मैटर होता है, जो मैटर पदार्थ है, उस पदार्थ में आवेश एक निश्चित हिस्सा है, उसका अभिन्न हिस्सा है। तो उन्होंने अपना कंक्लूजन यही दिया कि पदार्थ है कि निश्चित अभिन्न हिस्सा क्या है आपका, आवेश या चार्ज। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी मैटर का की प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं कि मूल आवश्यकता, मूल गुणों में से एक है। ठीक, माइकल फैराडे ने काम 1931 में किया। इसके बाद माइकल फैराडे ने क्या किया? माइकल फैराडे 1931 के बाद थोड़ा आगे बढ़े। साल बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी खोज को बदला। और फिर बात आती है साल 1833, सॉरी, 1831 के बाद 1833 की बात आती है। माई मिस्टेक, गलती से 1900 हो गया। तो ये 1833 की बात आती है कि 1833 में उन्होंने कुछ नियम दिए। अब उन्होंने इन नियमों को किस आधार पर दिया या क्या नाम दिया? तो बेसिकली जब उन्होंने 1833 में नियमों को दिया, तो 1833 में उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। कह सकते हो कि बिजली से किसी चीज का टूटना इलेक्ट्रोलाइसिस माना जाता है, और ऊष्मा से टूटना थर्मोलाइसिस, और कह सकते हैं कि फोटोलाइसिस प्रकाश से टूटना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस की बात आती है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन की बात आती है कि विद्युत से किसी चीज को तोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना एक सॉल्यूशन में, एक विलियन में विद्युत को गमन करवाया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। और माइकल फैराडे ने पाया कि जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी किसी विलियन से गुजरती है, तो विलियन में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। और इन रासायनिक परिवर्तनों के होने की वजह से विलियन में बदलाव आते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो विद्युत होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर देता है। ये एक तरीके से विद्युत, क्योंकि हमें पता है चार्ज होता है, आवेश होता है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं को अग्रसर भी कर सकता है या किसी भी पदार्थ को तोड़ देता है। जो सबसे बड़ा कंक्लूजन निकला कि किसी भी पदार्थ को विघटित कर देता है, हिस्सों में तोड़ देता है, और इन हिस्सों को आयंस की बात आती है कि वो आयनों में तोड़ देता है। माइकल फैराडे ने अपने निष्कर्ष में क्या पाया
कि when the electricity passes through a solution it causes chemical change and substance break down into ions। ठीक है, जब भी विद्युत को हम पास कराते हैं तो क्या करते हैं वो रासायनिक परिवर्तन पैदा कर देता है और आयंस में तोड़ देता है। कंक्लूजन क्या निकला 1900 सॉरी अगेन 1833 का कंक्लूजन क्या निकला? तो 1833 का जो उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया, इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया? अपने 1833 के कंक्लूजन को उन्होंने कैसे दिया कि बेसिकली वो कहते हैं कि वो परमाणु में आवेश की बात करते हैं, क्योंकि जॉन डाल्टन पहले ही बोल चुके थे कि सबसे छोटा कण परमाणु है, और फैराडे 1931 में पहले ही सिद्ध कर चुके थे अपने तथ्यों के हिसाब से कि पदार्थ में आवेश होता है। अब पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा तो एटम है, तो एटम में भी आवेश होता है उनके अनुसार। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जो परमाणु है उसमें आवेश होता है, परमाणु का एक हिस्सा आवेश भी होता है। कह सकते हैं कि जो चार्ज है, आवेश है, वो परमाणु का एक अभिन्न अंग होता है उनके अनुसार। कि एटम है इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स, तो जो आपका तत्व है उसमें इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं, एटम के साथ ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये बात होती है आपका जब माइकल फैराडे स्टडी करते हैं। और अंत में माइकल फैराडे ने अपना जो बात किया था, वो बात किया था माइकल फैराडे ने आपका 1838 में 1838। ठीक है, 1838 की बात आती है। 1838 में माइकल फैराडे क्या कहते हैं कि वो अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, और कैथोड किरण जो प्रयोग करते हैं उस कैथोड किरण प्रयोग के हिसाब से वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ जो पर्टिकुलरली पदार्थ होते हैं उनसे किरणें एक साइड से दूसरी साइड आपका कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल की ओर गमन करती हैं। बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्होंने ब्लैक पेंट किया जिसे हम फैराडे रीजन भी बोलते हैं। उस ब्लैक रीजन में उन्हें कुछ रिजल्ट्स मिले, और बाद में इसी इन्वेंशन को वो लीड करते हैं अपना इसकी ओर। फाइनली इलेक्ट्रॉन के कैथोड रे को प्रूव करते हैं, और जो बाद में इलेक्ट्रॉन को लीड करता है जे थॉमसन के मॉडल में। इज दैट क्लियर? तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि थॉमसन के मॉडल को बल देने के लिए, थॉमसन के मॉडल की पृष्ठभूमि तैयार करने में माइकल फैराडे का कितना बड़ा योगदान था। चलिए फिर ऐसे तथ्यों के साथ आगे बात करते रहेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।